तो चलिए, बजट पर ये जो हमारा पूरा कार्यक्रम हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, इस पर एक और अपडेट आपको दे देते हैं। हमारे साथ कपिल होलकर जी, जो कि अर्थशास्त्री हैं, वो भी जुड़ चुके हैं। और इस पूरे बजट को हम कैसे देखें, क्या कुछ इसमें नजर आता है। कपिल जी, सबसे पहले तो एक रिएक्शन आपसे, और उसके बाद फिर बाकी चीजों पर हम बात करेंगे। देखिए, मध्य प्रदेश में 3,65,000 करोड़ का बजट पेश किया गया है। माननीय वित्त मंत्री जी ने बहुत डिटेल में और बहुत लंबा बजट भाषण अपना दिया, जिसमें उन्होंने काफ़ी आंकड़े रखने का प्रयास किया है जी। और मेरा मानना है कि ये बजट जो है वो महिलाओं के इर्द गिर्द, किसान और युवा, जी। हमारे अनुसूचित जनजाति के भाई बहन, उनको ध्यान में रख के ज़्यादा फोकस दिया गया है इस बजट पे। ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है, जो प्रारंभिक आंकड़े देख के, कि कोशिश ये की गई है कि सभी वर्गों को कुछ न कुछ दिया जाए। सभी वर्गों के जो ज़रूरतमंद है, जहाँ पहुँचना चाहिए ज़रूरत। बट फिर मेरा एक सवाल यही हमेशा आपके चैनल के माध्यम से हर सरकार से रहता है कि हम ज़मीनी हकीकत क्या है। हर वर्ष बजट बढ़ता है, अभी वापस इस बात पे होगा कि 3,65,000 करोड़ का बजट मध्य प्रदेश के लिए सबसे बड़ा बजट। तो देखिए, जीडीपी हमारी बढ़ रही है ना, हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। तो वो नंबर को लेके हमें बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं होना चाहिए। जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है, प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय। अब आप 10,055 रुपये से आपकी प्रति व्यक्ति आय बढ़ गई है, आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। पर अगर देखा जाए तो एक इकोनॉमिक डेटा जो कहता है कि $2,500 पर ईयर, मतलब करीब 2 लाख रुपए प्रति व्यक्ति आय, जब तक से ऊपर जब तक आय नहीं होती, तब तक उस प्रदेश में कंजम्पशन या उस प्रदेश में बाकी चीज़ों में ग्रोथ नहीं आती। क्योंकि इस आय में जो 1,42,000 करोड़ के आसपास की आय बताई गई है, प्रति व्यक्ति आय, उस आय में व्यक्ति अपनी बेसिक ज़रूरतें, जिसको हम कहते हैं रोटी कपड़ा, मैं मकान भी नहीं जोड़ सकता उसमें, रोटी कपड़ा पे ही निर्भर रहता है, सीमित रहता है। और कहीं ना कहीं वहाँ उसको इस बढ़ती महंगाई में उसको भी पूरा कर पाने में जद्दोजहद में है। तो आपको सबसे पहला प्रयास प्रति व्यक्ति आय पे पीठ थपथपाने की जगह इसको और कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि इतना बड़ा हमारा गौरवशाली इतिहास है मध्य प्रदेश का, हम प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर हैं और हम मध्य प्रदेश ऐसी जगह स्थित है जहाँ पे हम सभी राज्यों से कनेक्टेड हैं, जहाँ पे रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सभी प्रदेशों की ट्रेन, सभी शहरों से ट्रेन नेटवर्क से हम जुड़े हुए हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। बिल्कुल। उसके बाद भी हम क्यों हमारे यहाँ पे कोई लॉजिस्टिक्स हब डेवलप नहीं कर पा रहे हैं जिससे रोजगार दे, क्यों हम मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट नहीं कर पा रहे हैं, क्यों कोई बड़े इंडस्ट्री नहीं आ पाती। ले दे के हमारे भोपाल के आसपास से खाद्य इंडस्ट्री है, जो जहाँ ज़्यादातर यूनिट सिख हैं, या इंदौर के आसपास की इंडस्ट्रीज है। तो जब तक आप फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, जिसको कहा जाता है, आधारभूत संरचना में फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में निवेश नहीं करवाएंगे, जब तक आप उसकी ग्रोथ नहीं करेंगे, तब तक आपकी पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ेगी। आप बजट कितना भी बढ़ा लेते जाइए, सरकार से उधार कितना भी लेते जाइए, केंद्र से लेते जाइए, बट आप देश की माफी चाहता हूँ, प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बड़ा नहीं कर पाएंगे, प्रदेश के लोगों को समृद्ध नहीं बना पाएंगे। ठीक बात है सर। एक बहुत मतलब साधारण, जिसे कहना चाहिए कॉमन लेमन वाला सवाल है कि बजट आम आदमी के लिए, आम व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है। हम देखते हैं कि केंद्र सरकार बजट पेश करती है, प्रदेश सरकार ने आज बजट पेश किया, लेकिन कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिन पर गौर करना चाहिए आम लोगों को भी। जो दर्शक हमारे देख रहे हैं, शायद उनके लिए सवाल ज़रूरी होगा कि इस बजट में से किन किन सेक्टर्स को वो चुने जिन्हें पढ़ने की, देखने की ज़रूरत उन्हें होनी चाहिए। बिल्कुल। देखिए, मैं सबसे मुख्यतः जो बात मानता हूँ कि बजट में जो आम आदमी के लिए ध्यान देने की बात है, जनता को उसे समझने की बात है कि एजुकेशन पे कितना निवेश सरकार करना चाहती है। क्योंकि आज हमारे यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम मध्य प्रदेश का अगर देखा जाए तो पूरा चरमराया हुआ है। आपने 22 नए ITI खोलने की बात करी, पर वर्तमान में जो IIT हैं, सॉरी ITI हैं, ITI हैं, उनकी क्या स्थिति है? क्या वहाँ पे आप जो कोर्सेज चला रहे हैं वो क्या रोजगारोन्मुखी हैं? क्या वहाँ से निकले हुए बच्चे रोजगार पा सकते हैं? तो आपको हर चीज, बजट केवल आंकड़े नहीं होता कि हमने इस सेक्टर में इतना दे दिया, इस सेक्टर में इतना एलोकेशन दे दिया, 3 नए मेडिकल कॉलेज खोल देंगे, उन्होंने कह दिया। बट क्या उन मेडिकल कॉलेजेस में क्या स्तर है,
क्या हमारे पास शिक्षक अवेलेबल है? आप देखिए कब से शिक्षक भर्ती नहीं हुई है जी। तो क्या आप नए कॉलेज, नए स्कूल, एक्सीलेंस, हर जिले में एक्सीलेंस, पीएम एक्सीलेंस कॉलेज खोलने की बात करी गई है। तो क्या हम शिक्षा के स्तर को कहां लेके जा रहे हैं? हमारे युवा आज बेरोजगार क्यों हैं? क्योंकि वो एम्प्लॉयबल नहीं है। जी। आप समझिए, एजुकेटेड और एम्प्लॉयबल होने में बहुत फर्क है। जी। आप ग्रेजुएशन कर लीजिए, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लीजिए, बट आप इंडस्ट्री में एम्प्लॉयबल नहीं है। तो क्या हमारी सरकार कोई ऐसी योजनाएं नहीं ला सकती कि इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट के अनुसार कोर्स कंडक्ट किए जाए? दूसरे राज्यों ने किया है ये, कि जहां उन्हें लगता है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आ रही है तो उस हिसाब से वहां के कोर्सेज करते हैं। जहां आईटी कंपनियां हैं उन्होंने उस हिसाब से कोर्सेज, इंटीग्रेटेड कोर्सेज की तैयारी करी है और वहां से वो मैं कंपनियों का नाम लेता हूँ, इन्फोसिस ने कई राज्यों के साथ ये कोर्सेज इंटीग्रेटेड किए हुए हैं, सीमेंस ने करे हुए हैं कोर्सेज इंटीग्रेटेड। तो क्यों नहीं हम उस दिशा में सोचते हैं? तो आम आदमी के लिए पहला ये चीज है। दूसरी चीज मुझे लगता है कि स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति बहुत बदतर है, तो स्वास्थ्य सेवाओं का एलोकेशन क्या किया गया है वो देखने की जरूरत है। कपिल जी, एक तो आपने शिक्षा की बात बोली, दूसरा स्वास्थ्य का भी हम जिक्र करेंगे। एमपी का बजट, इस खास पेशकश में आपको हम सबसे पहले एक ब्रेकिंग जो है वो बता देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, विधानसभा की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित हो चुकी है। बजट पेश करने के बाद मोहन सरकार का पहला बजट जो कुछ देर पहले ही पेश हुआ है, उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने यह फैसला लिया और सदन की कार्रवाई को कल तक के लिए स्थगित कर दिया। उसके पहले वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने लगभग 1.5 घंटे से भी ज्यादा देर तक मोहन सरकार के इस पहले बजट को विधानसभा में पेश किया। कई अलग अलग विषयों पर, कई अलग अलग वर्गों को लेकर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें कहीं, जिन्हें हमने आप तक टीवी स्क्रीन के माध्यम से पहुंचाया। और फिलहाल ये एक बड़ी ब्रेकिंग जो आप तक पहुंचा दें वो ये कि विधानसभा की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। और बजट पर ही हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। कुछ ही देर पहले हमारी ये चर्चा शुरू हुई है। हमारे साथ कपिल जी जुड़े हुए हैं, कपिल होलकर जी जो कि अर्थशास्त्री हैं, उनसे हम बात कर रहे थे। और इसके अलावा कुछ और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले उनका परिचय आपसे करा देते हैं, फिर अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर प्रेम व्यास जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, और राजकुमार केलू उपाध्याय जी हैं, आप प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले कि मैं आपके पास आऊं, मैं आपको बता दूं कि हम लोग अभी जो बात कर रहे थे वो बजट और बजट जनता से किस तरह से कनेक्ट करता है और जनता क्या क्या बातें इस बजट में खासतौर पर देखे, उस पर हम बात कर रहे थे। कपिल जी ने जैसे कि अभी बताया कि एक शिक्षा एक ऐसा विषय है जिससे लेकर जनता को बजट को गौर से देखना चाहिए। दूसरे स्वास्थ्य पर बात चल रही थी, हम ब्रेक पर चले गए थे, अब हम उस पर आगे बात कर लेते हैं। कपिल जी, स्वास्थ्य पर आपकी बात अधूरी रह गई थी। देखिए, मेरा मानना है कि किसी भी देश के, किसी प्रदेश के विकास के लिए उसके स्वस्थ नागरिकों का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम देखें तो आप एक छोटा सा डेटा, अगर आप, मेरे पास एग्जैक्ट नंबर्स तो नहीं है, बट जब से सरकार ने स्वास्थ्य मिशन चलाया है, जब से हर घर से कचरा कलेक्शन और सफाई का अभियान चलाया है, तब से मलेरिया या इनके काफ़ी नंबर्स कम हो गए हैं और बीमारी, जो एक बीमारी होती थी उसके, उनके नंबर्स कम हुए हैं। उसका इम्पैक्ट सीधे असर पड़ता है गरीब की जेब पे, क्योंकि जो गरीब अपने मैक्सिमम समय पे खर्चा उसका दवाइयों में और इसमें होता था, वो उसका कम होता है। और स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी होना इसलिए भी ज़रूरी है कि मेरा मानना है कि एक अच्छा स्वास्थ्य हमारा एक मूलभूत अधिकार है एक नागरिक का। तो राज्य सरकार का अलोकेशन उस पर क्या है, दिन ब दिन हमारी जनसंख्या जिस तरह से बढ़ रही है, क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उसको सपोर्ट करने के लिए तैयार है जी। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि एक आम जनता, एक आम नागरिक को ये देखना चाहिए कि सरकारों का इस पे व्यू क्या है और किस तरीके से इसको आगे वो सोचती हैं इसको लेके। ठीक है, एक शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य, तो दो विषय ऐसे हैं। आपको लगता है कि कोई और विषय भी है जिसको बिल्कुल गौर करना चाहिए? इसके अलावा मेरा ऐसा मानना है कि हमें रोजगारों पे बहुत ध्यान देना होगा। हमें आम जनता को अब इस बात से अलग होना होगा कि हमें सरकार रोजगार मुहैया कराएगी। एमपी पुलिस में 7,500 जॉब्स, देखिए इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए 7,500 जॉब मैं मानता हूँ अच्छी पहल है, वो जरूरत भी है क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, शहरीकरण हो रहा है, अपराध बढ़ रहे हैं, तो पुलिस को तो आपको स्ट्रांग करना ही पड़ेगा। बट उसके अलावा भी अगर देखें किसी भी जो दूसरे राज्य हैं उनमें जो विकास, मुख्यतः विकास होता है, वो विकास होता है प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट के या प्राइवेट इंडस्ट्री आने के बाद से। तो हमारे यहाँ, जैसे मैंने फिर कहा था कि
ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, आप उसको इस तरह से समझें कि भोपाल में आज से कई वर्ष पूर्व बीएचएल की स्थापना हुई थी। तो बीएचएल की स्थापना ने भोपाल का नक्शा बदल दिया, यहाँ के लोगों की आमदनी का तरीका बदल गया, एक पूरा पूरा शहर अलग बस गया, जिसने कि कई तरह के रोजगार उत्पन्न करा है। इसी तरीके से अगर हमारे प्रदेश में नई योजनाएं नहीं आएंगी, नई इंडस्ट्री नहीं लगेगी, व्यवसायियों को एक अनुकूल माहौल नहीं दिया जाएगा कि जहां पे वो इंडस्ट्री लगाने के इच्छुक हों, कुछ उन्हें सब्सिडीज नहीं दी जाएगी, तब तक हमारे प्रदेश का रोजगार में हम आगे नहीं आएंगे। प्रति व्यक्ति आय में फिर इस बात पे बहुत जोर दे रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि प्रदेश के लोगों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ाना पड़ेगी। ये जब तक नहीं बढ़ेगी तब तक आपकी प्रदेश की माली हालत ठीक नहीं होगी, क्योंकि मेरा खर्चा किसी की आमदनी है, और जब तक मेरी आय नहीं बढ़ेगी मैं खर्चा नहीं करूंगा और हमारी ग्रोथ नहीं होगी। चलिए, तो हम दर्शकों को एक बार बता देते हैं कपिल जी की बात को कनेक्ट करते हुए कि शिक्षा के लिए 22,600 करोड़ और स्वास्थ्य एवं आयुष के लिए 21,144 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है आज। चलिए, जो हमारे बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ता हैं उनसे अब हम बातचीत को थोड़ा सा शुरू कर लेते हैं। पहले बीजेपी से बात कर लेते हैं। प्रेम व्यास जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेम व्यास जी, जगदीश देवड़ा जी ने कहा कि पक्षियों का घोंसला बनाने जैसा है बजट तैयार करना, तो घोंसला पूरी तरह से एक सफल तरह से आप बना पाए, या आपको लगता है कि और उसमें कुछ और चीजें होनी थी? प्लस एक और चीज, जैसा कि पहले कहा गया था कि बजट के लिए जनता से सुझाव मांगे जाएंगे और मांगे भी गए थे, तो क्या उन सारे सुझावों को इस्तेमाल कर लिया गया? उसके आधार पर कैसे देखते हैं इस पूरे बजट को आप? देखिए ऋषि जी, निश्चित रूप से बजट में सभी चीजों का समावेश है। आप देखेंगे हर सेक्टर्स पर ध्यान दिया गया। पूर्व में जिन सेक्टर्स पर ध्यान दिया था, जिनमें सफलता अर्जित करी, निश्चित रूप से उसको बढ़ाने का कार्य करा है। और जगदीश देवड़ा जी ने जिस तरह से बजट के पूर्व में आईबीसी के माध्यम से मैं देख रहा था, आपको भी धन्यवाद दूंगा, उन्होंने हादसे में मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त करने के पश्चात अपने बजट भाषण का जो है उद्घोषण प्रारंभ करा। तो निश्चित रूप से एक स्वच्छ स्वस्थ परंपरा, दूसरी तरफ विकास, विश्वास, इंफ्रास्ट्रक्चर, वीवीआईपी, प्रगति, इन चारों को लेकर जो है बजट अभी प्रस्तुत किया गया है, जिसमें संबल भी है, नवाचार भी है, शिक्षा भी है, सुरक्षा भी है। इन सभी मुद्दों का समावेश बजट में किया गया है। और निश्चित रूप से जिस तरह से हमने जो टारगेट सेट करा है, तो भारत की उन्नति 2028 तक, जिसमें $550 बिलियन मध्य प्रदेश कैसे उसमें सम्मिलित होगा, उस ओर हम अग्रसर हो रहे हैं। कृषि रकबा बढ़ाने की बात हो, जिस तरह से हमने पूर्व में करा है, 47,000 को हम 65,000 करना चाहते हैं, 65 लाख हेक्टेयर तक। निश्चित रूप से उस और भी प्रावधान किया गया। स्व सहायता समूह जो पूर्व से जीडीपी में एक महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं, उसके लिए प्रावधान किया गया है। भवनों के निर्माणों के लिए, गरीबों के लिए प्रावधान किया गया है। स्वास्थ्य चिकित्सा के लिए प्रावधान किया गया। नवाचार, हर तरह से बजट एक अनुकरणीय बजट है और निश्चित रूप से जनता को इसका लाभ मिलेगा। ठीक है, अनुकरणीय है। और आपने जैसा कि बताया कि वीवीआईपी बजट है। राजकुमार जी की एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं, उसके बाद फिर वापस मैं कपिल जी के पास लौटूंगा। राजकुमार जी, एक छोटी सी प्रतिक्रिया आपकी, और फिर हम डिबेट में आगे भी बात करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल पूरे बजट को देखते हुए एक रिएक्शन आपका। ऋषि जी, बजट जो है वो बिल्कुल जनहितैषी नहीं है, आम जन वाला नहीं है जी। ये एक बस कागजी है। जमीनी स्तर पर, सतह पर इसका इम्प्लीमेंट कराना बहुत ही, आपको दिखेगा कि ये बहुत अंतर आएगा, जमीन आसमान का अंतर है। क्योंकि जिस प्रकार की योजनाओं की ये बात करते हैं, उसमें ये बात नहीं कर रहे हैं कैसे महंगाई से राहत देंगे, एमएसपी किसानों के लिए कैसे करेंगे, नल जल योजनाओं की जो बरसों से हम लगातार पैसे दिए हैं, लेकिन नलों के पाइप स्थानीय स्तर पर घर के बाहर टंगे हुए हैं। उसके बाद कायाकल्प योजनाओं से लेकर योजना स्थानीय स्तर पर जो बजट दिया उसका क्या उपयोग हुआ, उसका क्या, उसके बाद गौशालाओं के लिए जो राशि दी गई उसका यानी फीडबैक नहीं है। उसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण चीज मैं ऋषि जी और बोलना चाहूंगा कि सरकार ने जो अभी तक संपत्ति बेची है सरकारी, उसका कहां पर उपयोग राशि का किया है वो कहीं उल्लेख नहीं है। क्योंकि सरकारी संपत्तियों को आप पीपीपी मोड पर बनाते तो आपको जीवन पर्यंत सरकार को उससे राशि मिलती। मैं इस चीज का बड़ा विरोध करता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, और सरकार से भी पूछना चाहता हूं कि इतने कम मूल्यों पर आपने बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण सरकारी संपत्तियों को बेच दिया, और उससे अब भूमाफिया और बिल्डर जो बड़े लाखों करोड़ों रुपए कमाएंगे, उसकी कमेटियां जांच की बनना चाहिए। क्योंकि ये भी एक बहुत बड़े मुद्दे हैं बजट में। इन
मुद्दों से भी राशि बहुत आ सकती थी। जैसा कि मैं आपको एक उदाहरण भी दे देता हूँ कि नर्मदापुरम जिले की इटारसी नगर में रेस्ट हाउस की 20 शहर की जमीन 1 लाख वर्ग फुट की लगभग 31-32 करोड़ में शासन ने बेच दी। जी जिनको बेची आज वो वहां शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाकर बहुत करोड़ों अरबों रुपए कमाएंगे। चलिए तो ठीक ये है। बहुत बड़ा सरकार और जनता को, प्रदेश की जनता को घाटा है, क्योंकि संपत्ति सरकारी थी। इस पर आप चाहते तो हमेशा के लिए राशि आपके सरकार के खजाने में आती। ठीक है, यानी सरकार आप किसी की भी होती। आपकी बजट को लेकर ये जो बहुत बड़ा नाखुशी जो, भ्रष्टाचार। जी ठीक है राजकुमार जी, हम इस नाखुशी पर भी बात करेंगे और इन तमाम पहलुओं पर भी आएंगे, लेकिन चूंकि हमारे साथ कपिल जी काफी देर से जुड़े हुए हैं, एक छोटा सा उनसे रिएक्शन और ले लेते हैं, फिर आप दोनों के साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कपिल जी, एक समराइज रिएक्शन आपका बजट को लेकर, और उसके बाद फिर हम चाहेंगे कि अभी आपने काफी समय दिया उसके लिए धन्यवाद, लेकिन पहले एक रिएक्शन आपका समराइज, उसके बाद। देखिए, बजट बनाना, बजट की मदों में अलोकेशन देना, प्रतिवर्ष उसे बढ़ाना, ये हम वर्षों से देख रहे हैं। ठीक। सबसे पहली बात मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि किसी भी राज्य सरकार के लिए महत्वपूर्ण है कि अलोकेशन जो किया है वो किस तरीके से हमारा अलोकेशन वहाँ तक पहुँच पा रहा, नहीं पहुँच पा रहा। जो पैसा आपने जिस मद में दिया है वहाँ वो पहुँच रहा या नहीं पहुँच रहा, या जो भी आप योजनाएं ला रहे हैं क्या वो प्रासंगिक हैं, क्या वो आज के समय के हिसाब से प्रासंगिक हैं, क्या आप जो कॉलेज खोल रहे हैं या जो आप एजुकेशन पे या हेल्थ पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो खर्चा कर रहे हैं, क्या वो प्रासंगिक है। ये सारी चीज़ें आपको देखनी होगी। और मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि आपके समकक्ष, आपके साथ में जो केंद्र सरकार में सरकार है आपकी, क्योंकि आपकी पार्टी की सरकार है, आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। जिस तरह से उन्होंने पिछले 10 वर्षों में ट्रांसफॉर्मेशन किया है इकोनॉमी का, इंडिया का, जिस तरह से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लेके आए हैं, उस तरह से आप अगर उनको भी कॉपी करें, उनसे कुछ सीखें, तो आप प्रदेश का कायाकल्प कर सकते हैं। बजट में अलोकेशन देना अपनी जगह है, जमीनी हकीकत पे उसको उतारना अपनी जगह है। तो मैं तो यही कहूंगा कि यहाँ पे वो चीज ध्यान रखना होगी कि आप जमीनी हकीकत कितनी उस पर आ पाता है, कितना वो व्यक्ति जिससे जरूरत है वहां तक पहुंच पाता है। चलिए ठीक है, और इसके क्या कुछ राजनीतिक पहलू हैं उस पर भी हम आगे बात करेंगे। हमारे साथ बीजेपी और कांग्रेस के विद्वान प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। कपिल जी, फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने पर्याप्त समय में दिया, अपनी बात रखी और दर्शकों तक भी काफी कुछ जानकारियां जो हैं वो उन तक पहुंचाई। तो बीजेपी और कांग्रेस के जो हमारे प्रवक्ता हैं उनसे हमारा निवेदन है कि आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। हम फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, जब वापस लौटेंगे तो बजट पर और भी सारी बातें हम करेंगे। जो आपने अपने रिएक्शंस दी उनको भी हम उठाएंगे दोबारा से, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। तो चलिए, ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। बजट पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर प्रेम व्यास जी और राजकुमार केलू उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं। दोनों के साथ इस चर्चा को दोबारा हम शुरू करेंगे।
तो जैसे कि कुछ देर पहले राजकुमार जी ने कहा था कि कुछ नाखुशी है इस बजट से, तो प्रेम व्यास जी आपका एक रिएक्शन ले लेते हैं छोटा सा कि विपक्ष लगातार हमलावर रहा पूरे बजट को पेश करने के दौरान भी। हमने देखा कि सदन भी उन्होंने छोड़ दिया और अब राजकुमार जी भी कह रहे हैं कि ये व्यवहारिक नहीं है बजट, ये जो है वो सिर्फ कागजों पर उतारा गया बजट है, इसे जमीन पर लाना, हकीकत में इंप्लीमेंट करना काफी मुश्किल होगा। तो क्या आप भी इसे मुश्किलों के तौर पर देखते हैं या आपको लगता है कि आसानी से आप इंप्लीमेंट कर पाएंगे? देखिए ऋषि जी, सबसे पहली बात तो राजकुमार जी बहुत प्रबुद्ध और अच्छे प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी से, लेकिन यहाँ पर मेरा कहना बिल्कुल डिफरेंट है इनसे। आप बताइए, लगातार 20 वर्षों से बजट में इजाफा होते जा रहा है, वो किसी भी तरह का बजट हो, कृषि को लेके हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हो, चिकित्सा स्वास्थ्य को लेकर हो, और लगातार उन बजट के माध्यम से कार्य किए जा रहे हैं। जिला चिकित्सालयों का निर्माण हो, शिक्षा विभाग का निर्माण हो, हॉस्पिटल्स के निर्माण हो या कॉलेजेस के निर्माण हो, और अभी औद्योगिक पार्क्स के निर्माण किए जा रहे हैं। जिस तरह से औद्योगिक पार्क्स में आज फॉरेन से और इंडिया की कई कंपनीज आ रही है और कई बच्चे उसमें रोजगार पा रहे हैं, तो ये सरकार का विजन है, ये फ्यूजन और कंफ्यूजन नहीं है जो क्रिएट किया गया था कि जमीन लेकर नौकरी दी जा रही थी या जो इस तरह से राशन देकर अत्याचार किया जा रहा था। आज वो सरकार नहीं है। आज सरकार डिजिटलाइजेशन के माध्यम से यह तय कर रही है कि अगर 1 रुपया सरकार भेज रही है तो 1 रुपया जनता तक पहुंच रहा है या नहीं। दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को तबाह करने के पश्चात जिस तरह से आदरणीय विश्लेषक महोदय ने अपने उद्बोधन में कहा है, निश्चित रूप से प्ली स्कीम्स लेके आए और PLI लेने आने के पश्चात ये संभव हो पाया कि छोटे छोटे से गांवों में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को सेट किया गया है। आज ग्रामीण GDP जो है बढ़ चुकी है और ये उसी का प्रभाव है कि हमने हर अंतिम व्यक्ति तक सुविधाएं पहुंचाई है, हर अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं को पहुंचाने का कार्य करा है। उसके बाद में बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनको भी समस्या थी। CDDMA स्कीम के माध्यम से निश्चित रूप से बैंक सेक्टर्स में लोन को जो है हमने जो निर्धारित करने का कार्य करा है, ब्याज दरों को निर्धारित करने का कार्य करा है। उसके बाद आज ऑटोमोबाइल सेक्टर्स हो, मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स में हो, मोबाइल खिलौना हो, जिस तरह से आज राष्ट्र में स्वाति, पिनाक ऐसे मिसाइल्स बन रहे हैं, तो ये संभव हो पाया है। ये विजन है, जिस तरह से विजन दर्शाया गया था। आप पूर्व का GSDP देखिए, अभी का GSDP देखिए, कर्ज दर में लगातार हम कर्ज भी अदायगी कर रहे हैं, नए स्रोतों का निर्माण भी कर रहे हैं और निश्चित रूप से हम हमारी ग्रोथ सेक्टर्स को भी बढ़ा रहे हैं। 3.5% अगर ग्रोथ सेक्टर्स था तो उसको 4.5% GDP भारत के में महत्वपूर्ण योगदान अगर निभाया मध्य प्रदेश ने। जिस तरह से कृषि कर्मंड अवार्ड और कृषि के सेक्टर्स लगभग 7 से 8 ऐसे सेक्टर्स है जहां मध्य प्रदेश आज प्रथम पोजीशन पे खड़ा है। नेशनल अचीवमेंट सर्वे में मध्य प्रदेश 17वें से 5वें पोजीशन पे गया है। जब हमने बजट का इंप्लीमेंटेशन करा है उसके बाद में हम पहुंचे हैं। चाइल्ड बजटिंग जो होता था उसको बढ़ाने का कार्य करा और उसके कारण निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा बदलाव बाल्यावस्था के बच्चों में आया है। दूसरा, 2021 और 22 में प्रचलित दरों में प्रदेश की विकास दर 19.74% हुई है। चलिए ठीक है प्रेम व्यास जी, ये तो हम पॉजिटिव एस्पेक्ट्स देख रहे हैं। दोनों तरफ चर्चा होती रहे तो ठीक रहेगा। थोड़ा सा समय हम राजकुमार जी के लिए भी निकाल ही लेते हैं। राजकुमार जी, अगर हम देखें, जैसे कि अभी आपने बताया था कि कुछ चीजें जो है वो कम रह गई, 3 बड़ी चीजें जो आपको लगता है कि इस बजट से मिसिंग हैं, विपक्ष के नजरिए से, कांग्रेस के नजरिए से। मैंने आपको एक चीज तो बताई कि जो सरकारी संपत्ति है जो बेच रहे हैं उस पर प्रदेश की सरकार एक कमेटी बनाए कि किन कारणों से उनको बेची गई, उसकी राशि का उपयोग कहाँ हुआ और उसके नुकसान की भरपाई सरकार अब किन से लेगी। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी माइनस है क्योंकि संपत्ति चली जा चुकी है आपके हाथ से और उससे अरबों करोड़ों रुपए का फायदा उन भूमाफियाओं और बिल्डरों को हो रहा है। मैंने नाम भी बता दिया, एक छोटा सा शहर का भी, स्थान का भी, इटारसी रेस्ट हाउस की भूमि 1 लाख वर्ग फुट जमीन के लगभग, उसकी गाइडलाइन क्या थी उस समय सरकारी, सरकार को क्यों बेचना पड़ी और उस पर अब जो निर्माण हो रहा है उससे जितनी राशि का उपयोग ये आपने बताया राजकुमार जी, ब्रेक के पहले भी आपने यही बताया था। जी हाँ, आगे सर, हम चाहेंगे आगे। दूसरा ये शिक्षा की बात, तो निजी स्कूलों के कारण आप देख रहे हैं लगातार शिक्षा का स्तर शासकीय स्तर पर घट रहा है। आपने CM राय स्कूल खोले,
उन्हीं स्कूलों का उन्नयन आप अच्छे से कर सकते थे। आज भी वहां बैठने की व्यवस्था नहीं, पानी गिर रहा है, छत पर पानी टपकता है, बच्चे कीचड़ में बैठ रहे हैं। स्कूलों का उन्हीं का उन्नयन हो जाता तो सीएम राइज कहलाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। 22,600 उनके करोड़ का परिणाम भी प्रावधान किया गया है सर इसमें बजट में शिक्षा के लिए। उसी में ही आ जाते। जी। बिल्कुल आप कह रहे हैं, लेकिन उसी समय उन्नयन हो जाता क्योंकि बहुत लंबा हुआ। ऐसे ही आपने कॉलेजों को भी अभी पीएम श्री एक्सीलेंस कॉलेज खोल रहे हैं, तो जब उन्हीं कॉलेजों को जिले स्तर पर इस प्रकार की राशि दे के कर रहे हैं, तो वही कॉलेज में नाम परिवर्तन से क्या है? नाम परिवर्तन नहीं, धरातल पे आप देख लीजिए बलराम तालाब योजना की क्या लापरवाही है। उसके बाद आप देख लीजिए नल जल योजना बिल्कुल ध्वस्त पड़ी है। कायाकल्प योजनाओं से शहर की रोडों का हुआ था स्थानीय स्तर पर, उनका क्या? मूल चीज ये है कि बजट में आय व्यय पत्रक मुख्य रहता है। किस प्रकार से आय होगी फिर उसका व्यय निर्धारित होता है। तो सरकार आय व्यय पत्रक पारदर्शिता के साथ रखना चाहिए, जब जाके कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास पर बात होगी। जब तक कोई नए औद्योगिक धंधे नहीं खुलेंगे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां नहीं आएंगी। आप देख रहे हैं औद्योगिक जो अपने घराने थे वो बड़ी फैक्ट्री कोई खुल नहीं रही। कहाँ बड़ी सीमेंट फैक्ट्री है, कहाँ बड़ी हमारी जो सरकारी फैक्ट्री थी, जैसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री थी, एसपीएम थे, एनटीपीसी थी, अब इसी में ही गिरावट होती जा रही है। निजीकरण के चलते इनसे रोजगार कम होते जा रहे हैं, जिससे व्यापार व्यवसाय तक असर हो रहा है। और रोजमर्रा की वस्तुओं पर भी आपने राहत नहीं दी। गरीबों के किस चीज पर आप राहत दे रहे हैं? उसके बाद पेट्रोल डीजल पर आप टैक्स कम करने की बात करें। इन चीजों से आम जनता को राहत मिले, किसानों को आप बड़ी बात आपने कही राजकुमार जी, बड़ी अच्छी बात आपने कही कि एक आम जनता जब एक आम व्यक्ति जब बजट को देखता है तो वो उस बजट में राहत कैसे खोजे। और इसी सवाल के साथ प्रेम जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। ये राजकुमार जी जो जिस पहलू को उन्होंने उठाया कि आम जनता से जुड़ी चीजें क्या इस बजट में, तो मैं चाहूंगा कि आप भी बता दें 5 या 3 कुछ प्रमुख बातें जिसका पूरे मध्य प्रदेश की जनता सीधे सीधे तौर पर लाभ उठा सकती हो। पेट्रोल डीजल के दाम उन्होंने एक इसमें ऐड ऑन किया राजकुमार जी ने। देखिए ऋषि जी, मैं क्रमवार जवाब दे देता हूँ। 3-4 प्रश्न मुख्य थे, मैं तीनों चारों के जवाब दे देता हूँ। जैसे पहले बात करी शिक्षा की, तो 2020 में नई शिक्षा लागू करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य है पूरे देश में। दूसरी बात है सीएम राइज स्कूल जो निर्मित किए गए, निश्चित रूप से कुछ पुराने भवन भी थे जहां पर सरकारी विद्यालय चल रहे थे, उनको सर्व सुविधा युक्त बनाने का कार्य करा और लगभग 300 से ज्यादा आज सर्व सुविधा युक्त बन चुके हैं। तीसरी चीज है जो इन्होंने कहा कि सरकारी संपत्तियां बेच गई। सरकारी संपत्तियां बेचने के पूर्व में विज्ञप्ति जाहिर की जाती है, नोटिफिकेशन दिया जाता है और गाइडलाइन की दरों से उसकी खरीदी बिक्री होती है। निश्चित रूप से कई बार स्ट्रक्चर्स डेवलपमेंट के पूर्व में फैक्ट्रीज निर्माण के लिए या प्राइवेट सेक्टर्स को लाने के लिए ये कार्य हर सरकारें करती है ताकि उनके यहाँ उद्योग व्यापार व्यवसाय बढ़े। और यही कारण है कि फिस्कल डेफिशिएट जो जिस तरह से बढ़ता है, आप देखिए एक व्यक्ति को डायरेक्ट पैसा देना और एक जगह फैक्ट्री प्रोड्यूस करना, इन दोनों बातों में फर्क है। फैक्ट्री प्रोड्यूस होगी तो वहां के मैन्युफैक्चरिंग होगा, वहां पर वर्कर्स को पैसा मिलेगा, ट्रांसपोर्टेशन का पैसा मिलेगा, भोजन व्यवस्था का पैसा मिलेगा, निश्चित रूप से वहां आवासों का निर्माण होगा। तो एक पूरी चेन बनती है और चेन बनने के पश्चात सरकार निर्धारण करती है ऐसे क्षेत्रों में। अब आपने पूछा है कि क्या क्या महत्वपूर्ण है, सभी सेक्टर्स में महत्वपूर्ण। आप देखिए सीएम राइज के लिए 667 करोड़ रुपया दिया है और उसके साथ ही जहां पर मनमानी करी जा रही थी प्राचार्यों स्कूलों द्वारा, उन पर कार्रवाई भी की है। ये दोनों चीजें एक साथ होना। दूसरा, गरीबों के लिए निवास के लिए पूर्व में सरकार प्रतिबद्ध थी। अब प्रधानमंत्री जी का आज ही का उद्बोधन संसद में कि 5 वर्षों में जो है गरीबी मुक्त करने के लिए कार्य किया जाएगा। उस ओर मध्य प्रदेश को जो बजट आवंटित हुआ है, निश्चित रूप से एक बहुत ही स्वर्णिम मध्य प्रदेश अग्रसर भूमिका निभाएगा। उसमें जनजाति विभाग के लिए जो पूर्व में बेगा सहारिया भारिया महिलाओं के लिए अनुदान की योजना थी जो समाजों से छूट चुकी थी, 450 रुपए दिए जाते थे, उसको 3000 से बढ़ाकर 4000 किए गए। और उसके पूर्व में 2022 और 23 में स्थिर कीमतों पर प्रदेश का जीडीपी 7.6% बढ़ा है। 23 और 24 में स्थिर कीमतों पे जीडीपी 9.37% बढ़ा है। और अभी भी स्थिर कीमतों पे जब आगे जाएंगे तो एक तरफ से हम पर कैपिटा इनकम बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ से कीमतों का स्थिरीकरण यथावत कर रहे हैं। तो एक रिएक्शन यहाँ पर राजकुमार जी से एक रिएक्शन ले लेते हैं। प्रति व्यक्ति आय तो बढ़ गई है सर, आपको नहीं लगता कि ये
एक बड़ी खबर है आम जनता से जुड़ी हुई सीधी। देखिए ऋषि जी, कि गेहूं खरीदी में ही मध्य प्रदेश पिछड़ गया। जी। आपको एक चीज बता दूं, मैं बड़े कृषि प्रधान जिले से आता हूं, नर्मदापुरम, बहुत बड़ा कृषि प्रधान जिला है। और औद्योगिक बात कर रहा है हमारे साथी प्रेम जी, मैं प्रेम से ही आपसे बात की एक जानकारी चाहता हूं कि भू माफिया मैंने शब्द यूज किया था, बिल्डर माफिया शब्द यूज किया था, किसी उद्योग धंधे व्यवसायिक नहीं, क्योंकि सरकार को बजट के लिए आय के साधन सर उपार्जित करना है। राजकुमार जी, आय समय की में थोड़ी हमारे पास मतलब कमी है। मैं चाहता हूं कि प्रति व्यक्ति आय का जो मेरा सवाल था वो बढ़ी है, उस पर अगर हम थोड़ा सा फोकस कर ले तो उस पर एक रिएक्शन आपका आ जाता सर, तो डिबेट थोड़ी बिल्कुल पूर्णता की ओर बढ़ती। प्रति व्यक्ति कर्जा जरूर बढ़ा है। आप देख लीजिए प्रति व्यक्ति आय, आप बताइए ना, गरीबी बढ़ी है। आप बार बार भारतीय जनता पार्टी कहती है 80 करोड़ व्यक्ति को गरीब लाभान्वित कर रहा है, तो आप खुद देख लीजिए कि गरीब कहाँ है, प्रति व्यक्ति कहाँ है। यहाँ तो जो पैसे वाला है वही बड़ा बनता जा रहा है। गरीबों में आंकड़ों में कोई फेरबदल नहीं है। आंकड़ों में आप कहेंगे प्रति व्यक्ति आया है, लेकिन प्रति व्यक्ति कर्जा बढ़ रहा है। अच्छा। किसानों पर भी कर्जा बढ़ रहा है, व्यापारियों की भी लिमिट पे लोन बढ़ रहा है, और आम आदमी भी कर्जदार हो रहा है। चलिए, आपकी बात को मैं थोड़ा सा जल्दी समराइज कर देता हूं कि अगर आप देख रहे हैं कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है तो आपके हिसाब से प्रति व्यक्ति कर्जा भी बढ़ रहा है। बहरहाल अभी ये चूंकि अब बजट हाल ही में अभी पेश हुआ है, इस पर आगे भी हम लगातार बात करते रहेंगे, चर्चाएं होंगी ही, क्योंकि बहुत सारे पहलू अभी ऐसे हैं जिन पर डिस्कशन होना बाकी है। फिलहाल आप दोनों ही लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और इस चर्चा में भाग लेने के लिए भी। और एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां पर रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं, उसके बाद बाकी खबरें आपके साथ साझा करेंगे।